हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम करेंगे 12 जनवरी 2022 को सीडीपी में जो पूछे गए PYQS है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने बहुत कम दिन में बहुत अच्छा स्कोर किया, तो आप भी मेरे जैसा स्कोर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। नहीं दोस्त, पक्के तौर पर कैसे निलंबित हुआ? हम माने कि रूमी 18 महीने में 2 शब्द का उच्चारण कर ली, लेकिन पूजा भी तो 24 महीने में की है ना। जब की है तो हम कैसे कह सकते हैं कि पक्के तौर पर निलंबित है? निलंबित मतलब निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? एसर्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। रीजन पढ़ते हैं। विकासात्मक प्रतिमान, देखिए विकास जो कोई करता है उसका जो प्रतिमान होता है, बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करती है। कैसे? मान लीजिए कि विकासात्मक प्रतिमान है बच्चों के लिए, तो उसके सटीक आयु, सटीक नाम का कोई चीज़ यहाँ नहीं होता है। आप सटीक कुछ भी नहीं बता सकते हैं। सटीक आयु की सही भविष्यवाणी कैसे कर सकती है? कोई भी विकासात्मक प्रतिमान नहीं कर सकता है दोस्त। उसमें भी सटीक एक अनुमान वाला रहता तो बोल सकते थे। तो ये रीजन भी क्या है? बिल्कुल गलत। तो चलते हम देखते हैं कि कहाँ पे एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। ऑप्शन डी को जब आप देखेंगे तो क्या है? ए एंड आर दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मध्य बाल अवस्था का काल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मध्य बाल अवस्था का काल क्या है? तो मध्य बाल अवस्था का काल क्या है? 6 से 11 वर्ष है, ऑप्शन सी। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? देखिए 5 साल की बच्ची को आसपास देखेंगे, वो क्या कर सकती है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकता है। जैसे कि गुड्डा गुड्डी का खेल खेल लेगा वो, प्रतीक का। हालांकि वहाँ किसी का शादी नहीं हो रहा, लेकिन क्या करेगा वो? एक गुड्डा लेगा, एक गुड्डी लेगा और दोनों का शादी करा देगा। तो प्रतीकात्मक खेल हो गया। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कैसे? जैसे उसको कि रसगुल्ला खाने का मन है, तो उसका आप ध्यान तब तक रसगुल्ला में रहेगा जब तक आप रसगुल्ला उसको खिलाने दीजिए। मेला जाएगा, उसको खिलौना लेना है, तो ध्यान, उसका लक्ष्य क्या हो जाएगा? पूरा निर्देशित हो जाएगा कि खिलौना लेना है तो लेना है। तो 5 साल की बच्ची का क्या कर सकती है? तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है, ऑप्शन डी। डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है? परिवार। परिवार क्या है ना? परिवार बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले कौन आता है? परिवार आता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है? मान लीजिए कि जीन पियाजे जी ने जो सिद्धांत दिए थे, उस सिद्धांत के आधार पर ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चा अपने नए अनुभव को, नए जो उसको बोध होता है, उसको करने के लिए अपने स्कीमा में क्या कर रहा है? रूपांतरित कर रहा है। और क्या कर रहा है? संशोधित कर रहा है। तो क्या कहलाएगा इसको? इसको कहेंगे हम क्या? समायोजन, ऑप्शन बी। अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए क्या कहती है? कि तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? मतलब जीन पियाजे का जो बहुत सारे अवस्था दिए थे, इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी। लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? लेव वाइगोत्स्की जो है, निम्न में से किन कारकों को, ये जो कारक नीचे दिए हुए हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की क्या चीज़ में फोकस किए थे? एक तो कल्चर में यानी संस्कृति में, लैंग्वेज में यानी भाषा में, और क्या किए थे? वो जेडपीडी में किए थे और स्केप फोल्डिंग में किए थे। वो तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो क्या आ जाएगा? संस्कृति और भाषा। ऑप्शन ए और 2 किस में है? तो ए वाले में है, तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि लेव वाइगोत्स्की जो है, एक तो भाषा, दूसरा संस्कृति, उसके अलावा क्या बताया था मैंने? कि पाड़ यानी कि सहायता, स्केप फोल्डिंग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि लेव वाइगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत
लेव वाइगोस्की ने जो समाज शास्त्र सिद्धांत दिए थे शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? देखिए तो कहाँ पे पाड़ है, कहाँ पे सहायता है? ऑप्शन सी को जब आप पढ़ेंगे तो सहकर्मी बातचीत और पाड़। पाड़ मतलब क्या हो गया? स्केप फोल्डिंग। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं, आप बचपन में जब साइकिल चलाते हैं तो गिर जाते हैं, तो आपको मम्मी मामा पापा क्या करते हैं? आपको हेल्प करते हैं, स्केप फोल्डिंग देते हैं थोड़ा सा कि चलाओ चलाओ। जब आप बैलेंस कर जाते हैं तो क्या कहते हैं? पापा छोड़ दो हम चला लेंगे। तो वही क्या हो गया? स्केप फोल्डिंग हो गया, एक सहारा हो गया। तो लेव वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पाड़ पर, सहकर्मी बातचीत पर। ऑप्शन सी इज राइट। एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक, बाल केंद्रित मतलब क्या होता है? जो बच्चा के अकॉर्डिंग जो कक्ष हो उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड सेंटर बोलते हैं, बाल केंद्रित बोलते हैं। तो ऐसे कक्ष में क्या होता है? अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? एक सहयोगात्मक मतलब सहयोग सबका होता है उस कक्षा में, संस्कृति का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कुछ सिद्धांत दिए थे। उसमें उन्होंने बताया था कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करती है। उन्होंने कुछ चरण बताए थे, तो ये वाला किस में आ जाता है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ऑप्शन सी पढ़िए। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। कानून और नियम कैसे हैं? लचीले उपकरण है। ये किस में आ जाएगा? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों को हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? हार्वर्ड गार्डनर जो है, इसके जो इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे, 8 था शायद, हाँ 8 है। उसमें से कौन से व्यक्ति हैं जो क्या कर सकते हैं? बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचारों के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों को हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। तो तर्कशास्त्रीय गणितीय, तर्कशास्त्रीय गणितीय क्या हो ये चीज कर सकते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। मान लीजिए कि बहुभाषी कक्षा है तो वो एक बाधा नहीं हुआ है, वो एक समस्या या एक बोझ नहीं हुआ, वो एक संसाधन हुआ हमारे लिए। क्या होगा? एक संसाधन। समझाते हैं क्यों? अगर बहुभाषी कक्षा है तो एक बच्चे को दूसरे से सीखने का मौका मिल सकता है, तो ये क्या हुआ? हमारे लिए संसाधन हुआ। हम भी बहुत सारे बच्चों से सीख सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं। तो 12 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है। लड़कों से क्या कहता है? कि फर्नीचर वाला काम करो, कुछ हार्ड वाला, उठाने वाला, इस टेबल को उठा के वहाँ रखो, उस टेबल को उठा करके उस कक्षा में रखो। और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है, कि लड़की कहता है तुम झाड़ू पोछा वगैरह करो। यह धारणा उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल धारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यही डैश का उदाहरण है। ये किस चीज़ का उदाहरण हो गया? जेंडर रूढ़िवादिता का हो गया। ऑप्शन ए। हम यहाँ पे जेंडर वाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि लड़की है तो पोछा ही लगाएगा, लड़का है तो बेंच उठा के इधर से उधर करेगा, भारी सामान उठाएगा। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो निकला है उसमें आकलन के संदर्भ में क्या प्रस्तावित करती है? क्या प्रस्तावित करती है? कहता है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे कि उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। ऑप्शन ए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका आकलन के संदर्भ में क्या कहता है? यह प्रस्तावित करती है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक, कोई चीज़ का विश्लेषण और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कि उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना। ऑप्शन ए राइट है। ये प्रश्न अभी इसका कंसेप्ट मैंने आपको कराया था, फिर एक प्रश्न आ गया इसी कंसेप्ट पे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? देखिए व्यक्तिगत भिन्नता अभी देखे थे ना कि एक ऐसा कक्षा जहाँ पे क्या हो, बहुभाषी कक्षा के बारे में मैंने बताया था आपको। उसी तरह से व्यक्तिगत भिन्नता जो है इसका अर्थ ढंग से किस प्रकार ध्यान में रखा जा सकता है? इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है।
अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे में भिन्नता है, आसपास एक बच्चे दूसरे से भिन्न है, व्यक्तिगत भिन्नता कुछ है, तो इसका मतलब वो अभाव नहीं है करके, भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। उसको क्या चीज़ मिलेंगे, उसको एक पॉजिटिव चीज़ में लाएंगे कि अलग अलग लड़का भिन्न है, अलग अलग लड़की भिन्न है, अलग अलग बच्चे भिन्न है, तो एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं, स्किल वगैरह। तो ऑप्शन ए राइट। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? देखिए, जहाँ पे समावेशन की बात आएगी, सबको मिलजुल के रहने की बात आएगी, तो ऐसे शिक्षा में किसकी आवश्यकता होगी? सबसे देखिए, उसके अनुकूल माहौल होना चाहिए, सीखने का अनुकूल माहौल होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट। जो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकास है, जिसका कि ध्यान क्या है, न्यून लगती है, कम लगती है, और अति क्रियाशीलता विकास है, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? तो ऐसे बच्चों को हम क्या दे देंगे कि किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। जब लंबे समय तक जारी रखेंगे तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वो बच्चा का ध्यान न्यूनतम है या ज़्यादा है, अति क्रियाशीलता है, तो क्या करेगा, लंबे समय तक जारी, तो वो जल्दी भाग जाएगा वहाँ से, फटाफट कर करके। अति मतलब ज़्यादा, क्रियाशीलता मतलब क्रिया करने की जो चाहत होती है, जल्दी जल्दी करके क्या करेगा, वहाँ से भाग जाएगा। और उसके आगे न्यूनतम लगाया है, तो ऐसे बच्चे को क्या कर देंगे हम, लंबे समय तक कार्य जारी रखेंगे तो अपना लक्षण तुरंत दिखा देगा। ऑप्शन बी। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, मान लीजिए कि पढ़ने में जिसको क्या होता है ना, लर्निंग करने में कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? उनको कैसे पढ़ाएंगे? जो पठन क्षेत्र में जिनको अधिगम कठिनाई होती है, उनको पढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको हम भाषा विषयों में उचित छूट देंगे। क्या देंगे? भाषा विषयों से उचित छूट देंगे। कहने का मतलब हुआ कि जो चीज़ में वो अच्छा होगा, हम उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। अगर उसको पठन क्षेत्र में अधिगम में कठिनाई होती है, उसको क्या करेंगे, भाषा विषयों से उचित हम छूट देंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? देखिए, कह रहा कि उपकरणों और सहायक तकनीकों, कुछ उपकरण लिए और कुछ सहायक तकनीक लिए, की पहुंच को अनुकूलित करने से, उसको अनुकूलित करने से निम्न में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? किसको मदद मिल सकता है? वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है, बिल्कुल इसको भी मदद मिलेगा। जो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार है, इसको भी मिलेगा, क्योंकि हम उपकरण का यूज कर रहे हैं और सहायक तकनीक का भी यूज कर रहे हैं, तो अब दृष्टिबाधित को भी हेल्प मिलेगा, और ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार वाले को भी मिलेगा। वो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कीय घात है, उन्हें भी मिलेगा, जिन्हें प्रमस्तिष्कीय घात है। असाधारण प्रतिभा वाले छात्र को भी मिलेगा। तो कौन से ऑप्शन में 1 2 3 4 है? तो डी को देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए, क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? इसमें युग्म है। देखिए क्या कहा कि प्रतिभाशाली, भाई प्रतिभाशाली जो होगा वो आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रतिभाशाली को क्या करेंगे हम, आसान नहीं देंगे, उसको उसके अकॉर्डिंग देंगे, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। और स्वालीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, नहीं, बार बार बदलेंगे तो स्वालीनता कहाँ से हुआ, बेकार हो जाएगा। पठन विकल्प, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्तकार देना, भाई साहब जिसको पठन विकल्प है उसको उत्तर चित्रों के आधार पर देख करके क्या होगा, ये बेकार वाली बात हो गया। आगे देखिए ऑप्शन डी को देखिए, ये बहुत ही अच्छा है, कह रहा है वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। मान लीजिए कोई बोलने में हकला रहा है या वो टाइम ले रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम, धैर्य दिखाएंगे वहाँ पे, और उसको प्रतिक्रिया, उसको बोलने के लिए क्या देंगे, पर्याप्त समय देंगे। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट है। अधिगम तब प्रभावी होता है जब, लर्निंग कब इफेक्टिव होगा, जब विद्यार्थी को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। जब उसको हम खुद उसके लक्ष्य को, उसके गोल को निर्धारित करने के लिए उसको हम अवसर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका अधिगम क्या होगा, ज़्यादा होगा, इफेक्टिव होगा। ऑप्शन डी। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। शिक्षण अधिगम रचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिव जो आई होता है, मतलब कि सोच होता है, वो क्या करता है, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। अगर कुछ हम सीख रहे हैं उसका कोई अर्थ निकालना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई थी किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है। अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है उच्च क्रम चिंतन कौशल का, ऑप्शन ए। उसमें क्या करते हैं, जब भी उच्च क्रम चिंतन कौशल करते हैं उसमें अनुप्रयोग करते हैं, विश्लेषण करते हैं और संश्लेषण करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों द्वारा जो ग्रहण की गई है वैकल्पिक धारणाओं, उसको संबोधित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, ऑप्शन सी। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा देना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अगर कोई बच्चा महारत हासिल करना चाहता है उस दिशा में हमें क्या उसके लक्ष्य को उन्मुख करना है, उधर हम उसको मार्गदर्शन देना है, ऑप्शन ए। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करना चाहिए। एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों में ऐसी भावना पैदा करना चाहिए जुड़ाव की, ना कि हीनता का, ना ही बहिष्करण का और ना ही अलगाव का। बच्चों में क्या हो, जुड़ाव का भावना पैदा हो। शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की उपेक्षा की जाती है और वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। क्या कह रहा है, शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थी जैसे कि अधिगम के पहले से बच्चे जो चीज़ जान रहे हैं और उसी से रिलेटेड अगर हम उससे प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे में क्या होगा ना, दोनों चीज़ के बीच में संबंध स्थापित करने में क्या होगा, सुसाध्य होगा। तो बिल्कुल ये सही बात है। रीजन देखिए, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाती। ये बिल्कुल गलत बात है भाई। अगर हमको पूर्व ज्ञान अगर हम जोड़ का है हमको तो हम उससे जोड़ वाला सवाल बना सकते हैं, यानी कि पूर्व ज्ञान की अवधारणाएं जो अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो आंसर देखिए असर्शन सही और रीजन फॉल्स कहाँ पे है, ऑप्शन देखिए कौन से में है, ए सही और आर गलत। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? देखिए दंड से बचना ये आंतरिक प्रेरणा थोड़ी है ना, दंड से ये क्या हो गया, बाह्य हो गया, बाहरी प्रेरणा हो गया कि हमको दंड से टीचर मारेंगे तो उस दंड से बचने के लिए हम काम करते हैं, तो दंड से बचना बाहरी प्रेरणा हो गया। नकद पुरस्कार ये भी बाहरी प्रेरणा हो गया, आंतरिक नहीं। जिज्ञासा, जिज्ञासा बाहरी नहीं हो सकती भाई, जिज्ञासा आंतरिक होती है। रुचि, रुचि क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा होता है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा, रुचि क्या हो जाएगा, डी ही आंसर सही होगा। रुचि एक आंतरिक प्रेरणा है, बाद बाकी ये ए बी सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये आज का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रभावी अधिगम हेतु इफेक्टिव लर्निंग के लिए निर्देशन के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? इफेक्टिव लर्निंग के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? बच्चों का सामाजिक जो है सोशल और कल्चरल परिप्रेक्ष्य, उसका जो साउंडिंग है सोशल और कल्चरल अगर अच्छा होगा तो बच्चा का क्या होगा, इफेक्टिव अच्छा होगा, लर्निंग अच्छा होगा, अधिगम अच्छा होगा। दोस्तों अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हो, सर्च कर सकते हो CTET, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और ये रहा इसका आंसर की, आप खुद से बना करके भी मैच कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया और तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए।